आज हम प्रकाश चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश चैप्टर, तो प्रकाश चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, 10th और 12th दोनों में आपको यही पढ़ना है लाइट के बारे में। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए दोनों क्लास में आपका है, ठीक। तो प्रकाश में हम स्टार्ट करेंगे, गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच का बना एक खोखला गोला होता है। गोलीय दर्पण कांच का बना एक खोखला गोला होता है जिसकी एक साइड में पेंट कर दिया जाता है, एक साइड में पेंट या कलई कर दिया जाता है। यह पेंट या कलई जो होता है पारा और रेड ऑक्साइड का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिसका परावर्तक तल दबे हुए तल पे होता है। कहां पर? दबे हुए तल पर, ठीक। जैसे मान लीजिए गोला बनाया गया तो ये इसका अंदर वाला जो होगा परावर्तक तल हो जाएगा। तो अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिसका परावर्तक तल दबे हुए तल पर होता है। उत्तल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिसका परावर्तक तल उभरे हुए, वो मतलब उभरे हुए तल पर होता है। तो ये दो ठो आपके गोलीय दर्पण। इसी में कुछ छोटे छोटे डिफिनेशन हैं, जैसे आ गया ये P आ गया, C आ गया, F आ गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये सब क्या है? तो ये जो दर्पण का द्वारक है M1 M2, दर्पण का द्वारक M1 M2, दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु, दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु, दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, पोल, ठीक। दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के द्वारक P से, यानी दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को, दर्पण के ध्रुव P से और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी कर्वेचर ऑफ रेडियस। वक्रता केंद्र गोले का वह भाग होता है, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का वह भाग होता है जिससे यह दर्पण बनाया जाता है। वक्रता केंद्र गोले का वह भाग होता है जिससे यह गोलीय दर्पण बनाया जाता है। उसके बाद वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या यानी कर्वेचर ऑफ रेडियस, कर्वेचर ऑफ रेडियस, वक्रता त्रिज्या गोले का एक भाग होता है जिससे यह गोलीय दर्पण क्या होता है? बनाया जाता है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। और F इक्वल टू आप पढ़े हैं कि R/2 होता है, F इक्वल टू R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की जो होती है वो आधी होती है। अब देखिए यहां पर कहीं होगा, आधी की बात कर दिया तो यहां पर F हो जाएगा। तो अब यहां से आपको एक डिफिनेशन और क्लियर कर देते हैं कि ये फोकस दूरी क्या होता है, ठीक। फोकस दूरी क्या होता है? फोकल लेंथ इसी को बोलते हैं। फोकस दूरी क्या होता है कि दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। F इक्वल टू R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर से एक बार देखेंगे, फोकस दूरी किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। F इक्वल टू R/2, यानी फोकस दूरी इक्वल टू वक्रता त्रिज्या बटे 2। इसका मात्रक जो होता है सेंटीमीटर या मीटर, तो सेंटीमीटर दोनों लिखते हैं, सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं या तो मीटर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका यहां से कुछ दर्पण के सूत्र मिलेंगे। दर्पण के सूत्र अवतल हो या उत्तल हो, दोनों के लिए दर्पण का सूत्र जो होता है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। अवतल दर्पण के लिए सूत्र पूछेगा तब भी आपको ये लिखना है, उत्तल दर्पण के लिए पूछेगा तब भी यही लिखना है, ठीक। तो 10th में देखिए डेरिवेशन हटा दिया है। बोर्ड एग्जाम में 10th में जो है इस साल 2023-24 वाले पैटर्न में ये डेरिवेशन हटा दिया, यानी प्रूफ नहीं करना है आपको, सिद्ध नहीं करना है, केवल आप सूत्र याद रखिएगा और सूत्र से आपके सवाल लगेंगे, ठीक। अब ये FVU क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने एक अवतल दर्पण का ये एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लीजिए OO डैश रख दिया, या आप सीधे मान लो A और B हो गया, ठीक। A और B एक ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, और यहां से जब हम
ये मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे ये पैरेलल लाइन हो गया, ठीक। ये मुख्य अक्ष हो गया और मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ये आपके मुख्य अक्ष के पैरेलल कोई लाइन अगर जाती है तो इस मिरर पे पड़ने के पश्चात, यानी दर्पण पे पड़ने के पश्चात वो कहां से होकर जाएगी, एफ से होकर जाएगी। क्लियर? यानी अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण चलती है तो दर्पण पे पड़ने के पश्चात वह एफ से होकर जाती है। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाए, वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो वह अपने मार्ग से वापस लौट जाती है, अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो वही जो होता है वस्तु का इमेज कहलाता है, यानी आई डैश, यानी इसको हम इमेज मान लिए। तो यहाँ पर दो कंडीशन, 4 नियम होते हैं परावर्तन के। पहले परावर्तन के 2 नियम तो होते हैं, लेकिन जब इस पे दर्पण पर जब पड़ेगा तो वहां पर 4 कंडीशन ऐसे आ जाते हैं कि उसका इमेज कैसा बनेगा, प्रतिबिंब के लिए हो गया। तो पहले हम परावर्तन के बारे में जान लेते हैं कि परावर्तन क्या होता है। देखिए, परावर्तन जो होता है ये समतल दर्पण हो गया आपका, M1 और M2, ये आपके समतल दर्पण हो गए, ठीक। और इसमें क्या होता है कि परावर्तन हमेशा किस चिकने सतह पर होता है, ठीक। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर पड़ती है तो वह प्रकाश का आंशिक भाग, यानी कुछ प्रकाश जो है वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, इसे हम परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे समतल दर्पण पर गिरती है तो गिरने के पश्चात ये क्या करती है, परावर्तित कर देती है। तो ये जो किरण इस दर्पण पे जाकर मिल रही है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और इस पर पड़ने के पश्चात ये परावर्तित हो जाती है, इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक, परावर्तित किरण। और बीच में ऐसे एक हम अभिलंब डाल देते हैं, मतलब लंब डाल देते हैं, इसका कोई नाम डाल देंगे एन, ठीक। तो ये जो होता है तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, आपाती बिंदु कह दीजिए चाहे आपतन बिंदु कह दीजिए। क्लियर? यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कहां है, एक ही तल में है, ठीक। परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये आपका दूसरा नियम हो गया। क्लियर हुआ? परावर्तन के 2 नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो वही चीज इसमें हम बताने वाले हैं कि इसका इमेज किस तरह से बनेगा। तो देखिए कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन, परावर्तन के पश्चात इमेज कैसा बनता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो परावर्तन के पश्चात उसका मार्ग कैसा होगा, एफ से होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा, एफ से। एफ मतलब फोकस दूरी से होकर जाएगा, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगा, एफ से होकर जाएगा, यानी फोकस दूरी से। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगा, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगा तो परावर्तन के पश्चात उसका मार्ग कैसा होगा, अपने ही मार्ग से वापस लौट जाता है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो परावर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग से वापस लौट जाता है। अब इसी का उल्टा क्या हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। अगर आपका प्रकाश की किरण एफ से होकर जाए,
यदि प्रकाश की किरण F से होकर जाए तो परावर्तन के पश्चात उसका मार्ग क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। अगर प्रकाश की किरण F से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ये वाला तो नियम वही रहता है, अगर कोई प्रकाश की किरण C से होकर जाती है तो अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। ये इमेज के 4 कंडीशन है, इसी से पूरा आपका नियम बना हुआ है। ठीक, अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। उत्तल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब ये v u f क्या होते हैं, या तो आपको क्लियर हो गया कि f को हम फोकस दूरी कहते हैं, v क्या है, दर्पण से जहां ये इमेज बन रहा है, दर्पण से जहां पर यह प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, v कहते हैं। और दर्पण से वस्तु तक की दूरी को हम u कहते हैं। दर्पण से वस्तु तक की दूरी को हम u कहते हैं। क्लियर हो गया f, v और u के बारे में। हाँ, जब सवाल लगाएंगे, सवाल लगाते समय आपको क्या ध्यान देना है कि जब अवतल दर्पण कहेगा तो ये u, v, f तीनों की वैल्यू आप निगेटिव रखेंगे। क्लियर, यानी जब मान जैसे 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आता है तो अवतल दर्पण कह दिया तो तीनों का मान जो होगा आपको निगेटिव रखना होगा। उत्तल दर्पण जब कहेगा तो उत्तल दर्पण में केवल आपको -u यानी u की वैल्यू केवल आपको निगेटिव रखनी पड़ेगी। क्लियर हुआ। अवतल दर्पण में कौन सा मान निगेटिव होगा, u, v, f, और उत्तल दर्पण में कौन सा मान निगेटिव होगा, केवल u का मान निगेटिव रखा जाता है। इसके बाद आता है आपका रेखीय आवर्धन। ठीक, क्या आएगा, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का मतलब I/O, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहेंगे। ठीक, तो m = I/O भी होता है, या कुछ लोग इसको h/h' भी लिख सकते हैं, कुछ लोग इसको x/y भी लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस हाइट को आप किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो हम I/O इसलिए लिख दिए कि I से इमेज यानी प्रतिबिंब, O से ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन को किस अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, m से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, आनुपातिक चीजों का कोई मात्रक नहीं होता है। रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। m = I/O यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। m = I/O। इसके बाद हम पहुंचते हैं प्रतिबिंब पर, यानी इमेज। प्रतिबिंब इमेज देखिए आपका 2 तरह से होता है, वास्तविक और आभासी। वास्तविक इमेज और आभासी इमेज, 2 तरह के आपके इमेज होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, वास्तविक इमेज को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी इमेज को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और वास्तविक और आभासी इमेज का इफेक्ट जो होता है वो m पर पड़ता है, रेखीय आवर्धन पर पड़ता है। तो यहां पर ये देखना है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण में आपके 6 कंडीशन मिल जाएंगे। पहला क्या है कि अगर आप वस्तु को कहां पर रख दें, इनफिनाइट पे रख दें। उसके बाद ये C होता है, ये F होता है और ये आपका पोल होता है। इसी फिगर में देखिए, यहाँ इनफिनाइट, ये C, ये F और ये आपका पोल हो जाएगा, यानी ध्रुव हो जाएगा। एक बार आपको वस्तु को अनंत पर रखना है, फिर दूसरी बार वस्तु को आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, तीसरी बार में वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रख देंगे, चौथी बार में आप वक्रता केंद्र और फोकस F के बीच में रखेंगे, और फिर आप वस्तु को F पर रखिएगा, फिर आप F और P के बीच में रखिएगा। यहाँ नहीं रखना है, जब दर्पण में ही घुस जाएगा तो कहाँ बनेगा इमेज उसका। ठीक, इस तरह से आपके ये अवतल दर्पण के 6 कंडीशन प्राप्त हो जाएंगे। जब आप जैसे जैसे इधर जाएंगे तो यहां आने के बाद C पर जैसे ही पहुंचते हैं तो यहां पर जो होता है वस्तु के बराबर आपका इमेज प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद धीरे 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 क्या होता है, इमेज बढ़ने लगता है। जब वस्तु को आप अनंत पर रखेंगे
जब आप वस्तु को अनंत पर रखेंगे, इसका प्रतिबिंब जो होगा कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। और कैसा होगा? वास्तविक होगा। उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। और जैसे ही अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख देंगे, जैसे ही वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख देंगे, तो वहां पर वस्तु का इमेज बनेगा उल्टा, वास्तविक भी बनेगा लेकिन छोटा बनेगा। ठीक, इसमें बहुत छोटा, इसमें छोटा बनेगा। और जैसे ही हम वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रख देते हैं, तो वस्तु के बराबर इमेज प्राप्त होता है। वस्तु के बराबर इमेज प्राप्त होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। और जैसे ही हम वस्तु को कहां रख दें? सी और एफ के बीच में। जैसे ही वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रख देंगे, अब यहीं से इमेज बढ़ना चालू हो जाएगा। अब उल्टा तो बनना ही है, वास्तविक भी बनेगा, लेकिन इमेज की साइज अब धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। बड़ा होगा, यहाँ बड़ा होगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाता है? सीधा बनने लगता है, एफ पे जाएगा, बड़ा होगा। लेकिन जब यहाँ छठवें कंडीशन पे आते हैं, यानी जब आपका वस्तु पोल यानी ध्रुव और फोकस के बीच में रख दिया जाता है, तो प्रतिबिंब आपका आभासी हो जाता है, सीधा हो जाता है। ठीक, इस तरह से इसके 6 कंडीशन आपके प्राप्त होते हैं। उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं पर भी रखिए, उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं पर भी रखिए, उसका हमेशा एक ही कंडीशन, आभासी और सीधा प्राप्त होता है। आभासी और सीधा प्राप्त होता है। ये क्लियर हो गया? ठीक, जब किसी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में लिख देता है, अगर नाम ना लिखे कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, केवल वास्तविक आभासी लिख दे, तो ये ध्यान रखिए, वास्तविक की बात कर रहा है तो वो अवतल दर्पण कहने का मतलब है, और अगर वो आभासी की बात कर रहा है तो उसका मतलब उत्तल दर्पण से है। इस तरह से वास्तविक और आभासी इमेज के द्वारा जो है आप इसको सवाल को लगा सकते हैं, यानी न्यूमेरिकल यहां से आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं।